नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक मस्त वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह दिया था, तो मेरे हमदम मेरे हमराज, बिना किसी देरी की इस चैप्टर की शुरुआत करते एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बार बार बताया, मैंने इस चैप्टर को करीब 10 से 15 दिन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक एक नस इसकी खींच दी है। अब हम एक शॉर्टकट रिकैप के रूप में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है, समझिए मेरा पेपर है, और मैं पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ आपके साथ पेपर देने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। उससे पहले आप ये समझिए डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है और डेमोक्रेसी क्यों हमें जरूरत है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ना डेमोक्रेसी के बारे में, भारत में जिस प्यारे से देश में हम लोग रहते हैं, उसमें डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। तो मैं एक छोटे से चीज में आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 यानी 1947 में देश आजाद हो गया। अब जब देश आजाद हो गया तो उस कंडीशन में भारत को अभी डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं बना था। लेकिन 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और जैसे 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को भारत को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया। और इस कंडीशन में दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर करने के बाद भारत के सभी नागरिकों को एक साथ वोट देने का अधिकार, इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए, जो कि दुनिया के किसी भी देश में एक साथ नहीं मिला। तो इस वजह से डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके रिजल्ट क्या है यानी आउटकम क्या है 1950 से लेकर टिल डेट तक, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि जो डेमोक्रेसी है ये जरूरी क्यों है, नंबर एक। दूसरा, इसका रिजल्ट क्या आया। और तीसरा, अदर जो हमारे देश को चलाने की जो प्रक्रिया है, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मेरी बात समझ रहे हो ना, मोनार्की हो गया, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले 70 इयर्स के बीच में जो चेंजेस देखने को मिले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले आपको यह समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यानी कि जो हमारे देश के संविधान, ठीक है, को बना तो दिया, लेकिन संविधान के द्वारा हम किसी व्यक्ति यानी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करिए, यानी एक व्यक्ति यहां पे मौजूद है ऐसा जिसको हमें वोट डालना है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं, और यहां पे हमारी पूरी जनता मौजूद है। हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो देश को चलाने में क्या है, कैपेबल है, उसको हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं। और जब इस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि इन व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, तो यहां पे एक शब्द आता है डेमोक्रेसी। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और जैसे है ना इनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि ये एक जिसको मेजॉरिटी में यानी 50% से ज्यादा जिसको सीट मिल जाएगी, वो एक नेता बन के तैयार होगा हमारे बीच में। तो यहां पे आप देखो, हर व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार है और सारे व्यक्ति के पास इक्वल राइट है, यानी कि हर व्यक्ति का जो वोट है उसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, इक्वल है। और आप जिसको चाहो उसको चुन सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक को ही डालो। जो लगता है कि he is or she is capable, then after you will give the vote। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति कैपेबल है उसको आप वोट डालोगे। और जैसे वो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसको सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो पीपुल हैव अ पावर टू चूज देयर लीडर, उसे अपने नेता चुनने का अधिकार है, एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ उसको डिसीजन लेने का अधिकार है कि विच वन इज बेस्ट।
तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। और इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल बताएं तो डेमो का मतलब आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि पीपुल होता है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल होता है, यानी जहां पीपुल्स रूल आ जाए वहां पे शब्द आता है डेमोक्रेसी। आई होप सो डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी का रिजल्ट है वो क्या है। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज ए जज नॉट ओनली बाय हाउ इट इज फॉर्म्ड बट आल्सो बाय व्हाट इट डिलीवर्स। दीज डिलीवर्स आर कॉल्ड आउटकम। देखिए, डेमोक्रेसी का रिजल्ट का मतलब ये नहीं, जैसे छोटा एग्जांपल देते हैं, 1951 में भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव देखने को मिलते हैं। अब जो ये चुनाव होते हैं उसके बाद से लेके टिल आज 2026 चल रहा है, इसके बीच में बहुत सारे इलेक्शंस हुए। और आपको पता है पहली बार 1978 में नॉन कांग्रेस की सरकार, यानी कि कह सकते हो कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आपको देखने को मिलती है, जहां पर सरकार एक तरीके से आप जो आज करंट टाइम में आपको बीजेपी देखने को मिल रहा है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका नाम जनसंघ था, ठीक है। और यहां पे सरकार बनी। सरकार क्या होता है, समय समय पर क्या होती, चेंज होती है, वो डिसीजन लेती है कि देश को चलाने में क्या ये बेटर है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आया, यानी आउटकम क्या आया। आप देख रहे हो पिछले 75 ईयर्स के बीच में भारत में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में लगातार सरकार बदल रही है। और इस बदलने का प्रावधान कितने सालों में होता है मेरे भाई, 5 सालों में होता है। कितने सालों में, 5 सालों में। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है डेमोक्रेसी इतनी बड़ी पावर है कि जिसमें एक रूलिंग पार्टी आती है और एक अपोजिशन पार्टी आती है। अगर अपनी पावर को कोई मिसयूज करता है तो अपोजिशन वाले इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यहां पे यही लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज जज नॉट ओनली बाय हाउ इट इज फॉर्म्ड बट आल्सो बाय व्हाट इट डिलीवर्स। These delivers are called outcome of democracy. I hope so आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब इसी में हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी जो होती है एक्चुअल में, जब कोई देश में एक तरीके से हम कहते हैं किसी नेता को चुनते हैं, सपोज करिए घर में एक चौकीदार है, अगर घर के जो मालिक लोग हैं वो कहीं चले जाते हैं, घर में कौन है, चौकीदार, घर में चोरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में चौकीदार जो होता है पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाता है कि भाई चोरी क्यों हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं चोरी क्यों हुई। तो कहता है मालिक गलती हो गई, हमको पता नहीं था, हम सो गए थे, आंख लग गई थी, हम तुम्हें इसलिए पैसा नहीं देते हैं कि तुम्हें आंख लग गई। सेम कंडीशन में अगर हमने किसी नेता को चुना है तो हम उससे क्या करते हैं, जवाब ले सकते हैं, अकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव मतलब वो जवाब देगा, क्यों नहीं जवाब दोगे, देना पड़ेगा। लेजिटिमेट यानी कानूनी, मतलब आप लीगली रूप से आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपने उनको गद्दी दी है, आप उनसे पूछ सकते हो क्योंकि आपके वजह से ही उनकी सरकार चल रही है। मेरी बात है, अगर आप उनको वोट नहीं डालोगे तो क्या वो सरकार बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। यानी अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और लेजिटिमेट होगा। ये 3 पॉइंट मेरे भाई ध्यान रखना है, और इन्हीं 3 पॉइंट के बेस पे हम सरकार बनाते हैं। क्योंकि जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना मेरे भाई, गवर्नमेंट इज आंसरेबल होती है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि एक लोकसभा में जब सरकार बनती है तो यहां पे आती है एक रूलिंग पार्टी और एक आती है अपोजिशन पार्टी, और बीच में बैठता है स्पीकर, जहां पर बहस होती है। और अगर इन्होंने कोई काम किया तो अपोजिशन उस पर प्रश्न पूछता है कि आपने जो काम किया वो सही है या गलत है। तो यानी यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल्स एंड लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर एक्शन। वो बताते हैं कि मैंने ये काम किया। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा उठा हुआ, आपको पता है 2019 में ये बिल पास हुआ, लेकिन ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है 1990 से। लगातार बहस हो रही है, चर्चा हो रही, वाद विवाद हो रहा, सरकारें बदल रही है, फाइनल डिसीजन आया, सबके लिए आया। तो यहां पे क्या हो रहा है, लीडर को एक्सप्लेन करना पड़ा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, 1950 से विवाद में है, और फाइनली पहले राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यानी लीडर मस्ट बी एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिसीजन, और सिटीजन कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। क्योंकि भाई सरकार को बनाने वाला कौन है,
जनता है, जनता जनार्दन है। तो जो जनता है वो प्रश्न पूछेगी कि आपने जो काम किया वो सही है या गलत है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनी वो क्या हो रही है, अकाउंटेबल हो रही है। अकाउंटेबल मतलब जवाब दे रही है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। दूसरा मैंने पॉइंट बताया है रिस्पॉन्सिव। 3 मेन पिलर है मेरे भाई, उसको ध्यान रखना। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द पीपुल। उसको देखना पड़ता है कि हमारी जनता गरीब है, उसके लिए क्या काम किया। जनता को है ना किस चीज की जरूरत है, शिक्षा यानी एजुकेशन, हॉस्पिटल, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है, उन सब को ध्यान में रखा जाता है। उसी के बेस पे वो क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम लेके आते हैं। जैसे मनरेगा का आपको नाम याद होगा, मेरी बात समझ में है। सरकार बहुत, मोदी जी हमारे बीच में, भाई और बहनों मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देखे होंगे लगातार इलेक्शन में वोट डालते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, हर घर में सिलेंडर, प्रधानमंत्री आवास योजना सुना होगा, सबको घर मिलेगा, सबका विकास होगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जनता के बीच में लेके आ रहे हैं, ताकि जनता की जो मूलभूत चीजें हैं उनको वो पूरी कर सकें। डिसीजन आर टेकन आफ्टर पब्लिक डिस्कशन। मेरी बात समझ में आ गई। समय बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। उसकी बाद लिजिटिमेट मतलब होता है कानूनी। यानी आप देखिए चीजों को समझिए, लिजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यानी सरकार वही है जो कानूनी रूप से क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, यानी कानून उसको इजाजत देता हो। एंड पावर कम फ्रॉम द पीपल्स। जो पावर होती है वो कहां से आ रही, जनता। कहते नहीं भाई सरकार जब आप बनाइए तो 50% से जब ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार जो होती है मेजॉरिटी के हिसाब से बन जाती है और वो पावरफुल होती है। और अगर सरकार को बहुमत ना मिले तो सरकार क्या होती है, कमजोर हो जाती है। यानी वहां गठबंधन की सरकार हो जाती है। यानी पावर आती कहां से है, जनता के द्वारा आती है। जनता जितना ज्यादा सरकार को समर्थन कहती है, सरकार उतनी ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। सिटीजन ट्रस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जैसे आज हमारे देश में इलेक्शन होते हैं ताकि सरकार को 5 साल बाद यह पता चल जाए कि आपने जो काम किया वो काम सही है या गलत है। पार्लियामेंट में डिबेट होती है। आप देखिए लगातार प्रश्न पूछा जाता है। भाइयों और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समाज में सुधार हुआ, क्या जनता ये काम करना चाहती है। आप देखिए लगातार प्रश्न होते रहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती रहती है। आप देखिए कोई किसी पर प्रश्न कर रहा, कोई किसी पे प्रश्न कर रहा, आंसर दिए जाते हैं, लगातार कन्वर्सेशन होता है। तो यहां पे क्या हो रहा, पार्लियामेंट में डिबेट्स देखने को मिलती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। आप देखिए सरकार कोई भी काम करती है, 2005 में RTI आया, अब सरकार कोई भी काम करेगी, आप उससे जवाब मांग सकते हैं, ये जो काम हुआ इसका रिजल्ट दीजिए मुझे। तो यहां पे क्या हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी लेजिटिमेट यानी कानूनी रूप से क्या है, मान्यता मिली हुई है। तो आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बता दी, सबसे पहले मैंने आपको बताया अकाउंटेबल, दूसरा रिस्पॉन्सिव, तीसरा लेजिटिमेट। इन 3 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो सरकार हमारे देश में बनाई जा रही है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है मेरे भाई। तो डेमोक्रेसी जो होती है सबसे पहले शो द स्टेडी बट स्लोअर ग्रोथ। अब देखिए एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, हमें जनता के हिसाब से काम करना पड़ता है। जब किसी काम में डिसीजन लेने में बहुत सारे लोग होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। सपोज करिए इस इंस्टीट्यूशन का ऑनर मैं हूं तो मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसी इंस्टीट्यूशन के 5 ऑनर हो जाए तो उस कंडीशन में मुझे 5 से डिस्कशन करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में डिसीजन मेकिंग पावर स्लो हो जाएगी। मेरी बात समझिए। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा। तरबूज लीजिए, तरबूज आपका है, अब जब काटे खाइए आपकी मर्जी, लेकिन उस तरबूज के अगर 3 और ऑनर आ जाएं, यानी तरबूज सबने मिलकर खरीदा हो, तो आप अकेले काट के नहीं खा सकते। यानी कहने का मतलब है डिसीजन लेने में आपको समय लग जाएगा। तो सेम कंडीशन में यहां पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है टेक्स टाइम ड्यू टू डिस्कशन एंड अपोजिशन। क्योंकि यहां पे एक रूलिंग पार्टी है, दूसरी क्या है, अपोजिशन पार्टी है। कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो उस पर क्या होती है, डिबेट होती है। पक्ष विपक्ष पे
बातें रखी जाती हैं, जनता जनार्दन उस पर प्रश्न पड़ती है, उसके बाद जनता के बिहाफ उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो इस यहां पे क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, मेरी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ लेकिन डेवलपमेंट कैसा होता है, बैलेंस्ड होता है कि फोकस इज नॉट ओनली ऑन ग्रोथ बट आल्सो ऑन वेलफेयर। ऐसा नहीं कि हम देश में अमीर को मौका देते रहेंगे, हमें गरीब को भी ध्यान देना पड़ता है, जो बेचारी गरीब जनता है उस पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि समाज में जो सिचुएशन होती है ना मेरे भाई वो बदलती रहती है। एन एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीजें देखा। आज एजुकेशन है, ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसका मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लाइक दैट वी। तो आपको चीजें समझनी है कि किस बेस में हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है डेमोक्रेसी के बेस में, तो यहां बैलेंस को लेके चलना है। बैलेंस इन द सेंस हमें अमीर और गरीब के बीच के बैलेंस को मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ जीएसटी एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को कैसे बैलेंस रखते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए डेमोक्रेसी में कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ द, मतलब हर व्यक्ति के सम्मान किया जाता है क्योंकि इक्वल राइट दिया हुआ है। साथ ही साथ सरकार जो होती है वो अकाउंटेबल होती है। इनकरेज सिटीजन, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, लोगों को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अलाउ द सिटीजन, उनकी मतलब एक तरीके कंसेंट ली जाती है, ठीक है। रिस्पेक्ट द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस होती, पावर किसी के पास कम ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर में स्लो होता है, ठीक है। कई बार हम यहाँ पे अपने फेवरेटिज्म, यानी जिसको लगता नहीं कि हम अपनी जाति धर्म में वोट डालेंगे, जैसे अगर कोई एससी है तो एससी वाले को वोट डालेगा, कोई ठाकुर है तो ठाकुर वाले को वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं कि हम अपने फेवरेट को ही जिता सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता क्या है कि जैसे एक कम्युनिटी के ही लोग जहां पे रह रहे हैं वहां पे इलेक्शन मिलने की संभावना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप समझ में आए, मायावती क्या है, एससी कम्युनिटी की है, यानी कि शेड्यूल कास्ट से आती है। मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया। अब अगर उनको वोट डालने की बात आई तो ज्यादातर लोग वो कौन वोट डालेंगे, एससी। उनको लगेगा कि समाज के कल्याण के लिए ये ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। जैसे बी आर अम्बेडकर ने शुरू से हरिजनों के लिए बहुत काम किया, तो उनको लगा बी आर अम्बेडकर इज द बेस्ट पर्सन। सेम कंडीशन में यहां पे कौन काम कर रहा है, मायावती क्या है, हरिजन। तो कहीं ना कहीं उनकी कास्ट के बेस पे उनको प्रमोट किया जाएगा। तो कई बार हम अपने फेवरेट को, यानी जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, अब देखिए अगर पंडित है तो पंडित को वोट देगा, ठाकुर है तो ठाकुर को वोट देगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने कास्ट, यानी कि अपने रिलीजियस, अपने कास्ट को यहां फोकस करने लगते हैं। जाके टेंडेंसी टुवर्ड द पॉलिटिकल टर्मिनल, इसमें कई सारे दूसरे लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। रिलायंस ऑन रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन आर कॉस्टली। यहां पे जब देखिए इस तरीके केस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, मार्केट में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आई सो आपको है ना डिफरेंसेस पूछा जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, तो वो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली हम कंक्लूजन में आते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, ये लोगों की वैल्यूज को ध्यान में देखता है कि हमारी जो ग्रोथ तो हो लेकिन लोगों की वैल्यूज को कंसीडर किया जाए। मेरे भाई आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब इसमें हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए हम लोग ने पहले तो ये बात कर दिया अकाउंटेबल क्या हो गया, दूसरा आपका मैंने बताया रिस्पॉन्सिव, तीसरा हमने लीजिटिमेट के बारे में बताया, तीसरा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी का मतलब क्या है मेरे भाई, देखिए कोई अमीर है कोई गरीब है, तो अमीरी और गरीबी के जो डिफरेंसेस है उनको हम खत्म कैसे करेंगे मेरे भाई। तो आप देखिए सबसे पहले रियलिटी क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब आप सोचिए जैसे एक यहाँ पे टाटा बिरला है और यहाँ पे है ना एक गरीब आदमी है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे टैक्स लगाएगी 30%, और यहाँ पे क्या करेगी, जो टैक्स लगा इससे इसको वेलफेयर सरकार क्या करती है, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, रैन बसेरा बना रही है, सब पढ़े सब बढ़े, सरकार इसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम चला रही है। गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स, कई सारी गर्ल्स के एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। तो सरकार क्या कर रही है, रिच एंड पुअर में जो डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटी है, उनको खत्म करने के लिए लगातार एफर्ट कर रही है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। मेरी बात समझ में आ गई। तो तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एंड डेमोक्रेटिक एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट लॉन्चेस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, आपको पता होगा मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया, बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या करती है, 2 रुपए 3 रुपए में अनाज उपलब्ध करा लेती है। 2 रुपए में आप राइस ले लीजिए, 3 रुपए में आप, ठीक है, व्हीट है शायद,
ठीक है, 2 रुपए में वीट मिल जाएगा, 3 रुपए में राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सरकार बहुत कम कीमत पे उनको सारी चीजें क्या कर रही है, उपलब्ध करा रही है, ठीक है। एंड इक्वल वोटिंग राइट, अब चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों के वोट डालने की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। एंड गिव वॉइस टू द पुअर, और इनको आवाज उठाने का अधिकार है। आप देखिए कई बार महिला मोर्चा खड़ा हो जाता है, गरीब से एक आदमी उठा और जनता की आवाज को लेके पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तो यहां पे क्या होता है कि स्पेशल पॉलिसी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जो बेचारे पिछड़े हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, सरकार इनके लिए बहुत सारे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि लोग समाज में क्या हो सके, अवेयर हो सके। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने भी बताया, सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए मनरेगा 2005 में आई थी, ठीक है, और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, नरेगा। और आपको कमेंट में बताना, मैंने बहुत बार लेक्चर में बताया कि 2025 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, दिसंबर में बदला गया है और 2026 में बहुत फेमस हुआ है। आप मुझे कमेंट बताओगे इसका क्या नाम रखा गया, जिसमें इसमें क्या किया, 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। 100 दिन के रोजगार की गारंटी यानी कोई व्यक्ति अगर है ना उस भारत सरकार यानी भारत के अंदर में रहता है तो उसको कम से कम हम 100 दिन का रोजगार देंगे। कितने दिन का, 100 दिन के रोजगार देने की बात की गई है। तो मनरेगा हो गया, इसी तरीके रिजर्वेशंस हो गए, फ्री एजुकेशन हो गए, स्कीम हो गई। डेमोक्रेसी में नॉट एलिमिनेट इनइक्वालिटी बट कंप्लीटली बट ट्राई टू रिड्यूस, मतलब पूरी तरीके से देखिए, हम गरीबी तो नहीं खत्म कर सकते लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक गरीबी क्या हो सके, कम हो सके। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गए किस तरीके वो इनइक्वालिटी जो है उसको खत्म करने के लिए सरकार प्रावधान कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी। अब मेरा प्यारा भारत महान, अब आप देखिए भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम, ठीक। आप यहां देखिए इतनी डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के रूप में दूं, समझ में आएगी, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ी, ठीक है, पूर्वांचल में पूर्वी वाली केस हो जाते, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाबी। तो आप देख रहे हो वहां की जो स्टेट है, भाषा के आधार पर, हाँ, वहां की जाति के आधार पर भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी। भिन्नताएं क्या है मेरे भाई, तो यहां पे क्या हुआ, इंडिया अ डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट एंड कल्चर। एंड ये बात तो समझ में आ गई। इसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, कि डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे एग्जांपल दे, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। आप देखिए भारत के संविधान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, जिसमें हर भाषाओं का अपना महत्व है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भले डिक्लेयर किया क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदी वाले हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, तो रिलीजन भी किसी, भारत का कोई स्पेशल रिलीजन नहीं है, भारत, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो यहां पे क्या हुआ है, सोशल डाइवर्सिटी है, इस वजह से यहां पे इनकी रिस्पेक्ट की गई कि हम सभी को समान अधिकार देने की बात करें। मेरी बात समझ में आ गई। तो माइनॉरिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड, जो माइनर में है इनको भी प्रोटेक्ट किया गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस देखने को मिला, यानी पावर शेयरिंग हेल्प मेंटेन यूनिटी एंड नो ग्रुप इज एक्सक्लूडेड। किसी भी कंडीशन में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हम सब साथ हैं, ठीक है। एक कहावत सुना होगा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हम सब हैं भाई भाई, ठीक है। तो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो यहां पे जो नारा दिया गया है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखिए स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भारत को यूनाइट भारत बनाना है, इसीलिए भारत में आज भी अगर आप जो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है जिसका नाम सेंट्रल विस्टा है, वहां पे भी जो भारत का नक्शा है यानी जो मैप है वो अखंड भारत का लगाया गया है, क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है जो कि हम ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। सो ब्यूटीफुल। मेरी बात समझ में आ गई। तो चीजें समझनी है, भावनाओं नहीं बहना है। और 5वें नंबर पे आते हैं डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान के बारे में बात हो रही है, यानी हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर व्यक्ति की रक्षा कैसे की जाएगी, बिकॉज ऑफ जजमेंट। भारत में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट की पावर मिली है, ताकत मिली है, जिसके बेस में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और इसकी जो पावर है वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मिली है मेरे भाई। तो यहां पे डिग्निटी ऑफ द वुमेन्स के बारे में बात किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां पे
पुरुष और महिलाएं दोनों को एक साथ वोट डालने का अधिकार मिला। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे करंट टाइम में कानून बनाए हुए हैं। तो इक्वल राइट्स ऑफ द मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स इंक्रीज। अब आपको मैं बता दूं, भारत में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या अब स्टेट इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या हम लोकल लेवल पे बात करें पंचायती राज सिस्टम हो, हर जगह महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया भारत में करीब 12% आपको लोकसभा में देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंट में 14% कन्वर्ट हो चुका। वहीं पंचायती राज सिस्टम में 33% महिलाओं की भागीदारी कंपलसरी की गई है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को हम क्या दे सकें, इक्वल राइट दे सके एज कंपेयर टू मैन। तो यानी डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अब यहां डिग्निटी एंड फ्रीडम के बारे में क्यों हमने रोका नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनकी भावनाओं की, उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए हमने उनको कुछ अधिकार दिए हैं ताकि हम उनको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ सिटीजन, यानी एक्चुअल में जो नागरिकता को जो पावर मिली हुई है, यानी कोई व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपको पता है राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, ठीक। राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, आपको एक ग्रुप बनाने का अधिकार है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्ट पीसफुल, आप है ना किसी भी जगह लोगों का अगर आप कोई काम कर रहे हो, लगता है सरकार ने काम गलत, तो आपको शांतिपूर्ण जुलूस यानी कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, पीसफुल रूप में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। आप देखिए जंतर मंतर में लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं। अन्ना हजारे के नाम सुना होगा, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। बाद में बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल अलग होके एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, आम आदमी पार्टी। आप कमेंट में बताइएगा उसका सिंबल क्या है। करंट टाइम में राष्ट्र स्तर की पार्टी बन चुकी है। तो डेमोक्रेसी ट्रीट या ट्रीट्स एवरी सिटीजन एज इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल, हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई, यानी हर व्यक्ति के पास एक फ्रीडम मौजूद है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लास्ट, ठीक है, स्कोप फॉर करेक्शन और मिस्टेक। देखिए करेक्शन और मिस्टेक का मतलब यहां पे क्या हुआ मेरे भाई कि हर व्यक्ति का एक अधिकार है, राइट टू वोट। इट्स अ ग्रेट पावर। मतलब यहां पे कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति ने मिस्टेक की है तो उसको करेक्ट करने का अधिकार है। यानी एक ऐसी ताकत, अगर आपको लगता है कि आपने किसी सरकार का गलत चुनाव कर लिया तो अगले 5 साल में आप सरकार को उखाड़ फेंकिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं देता हूं, 2014 में बीजेपी पार्टी सरकार बनाती है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में इसका जो नाम है एनडीए है, जो कि गठबंधन के रूप में है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 का इलेक्शन हुआ, इसमें भी पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 2024 के इलेक्शन में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो यहां पे इनका एनडीए का रूल आया। तो जब तक लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लोग ने वोट डाला, सरकार को लगा कि काम कहीं कम, मतलब जनता को लगा काम अच्छा कम हो रहा है तो वोट कम मिले। अब देखते हैं अगला जो चुनाव होगा, यानी 5 साल में 5 4 9 यानी 29 में क्या परिणाम आता है। मुझे कमेंट बताना कि अगला सरकार किसकी बन सकती है। तो आप देख रहे हो कि यहां पे आपकी जो मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकते हो, यानी कि सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम, लीडर कैन बी चेंज थ्रू द इलेक्शन एंड रॉन्ग पॉलिसी कैन बी करेक्टेड। जैसे एग्जांपल के रूप में और मैं देता हूं, भारत में देश जब आजाद हुआ तो भारत में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ठीक है, और 1950 का दौर है मेरे भाई। उसके बाद आपको पता होगा 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। समय बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो बहुत सारी पॉलिसी आप देखिए, जगह जगह शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, ठीक है। जो पुरानी पॉलिसी है उनके नए नाम दिए जा रहे हैं। तो सरकार को लगता है अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरे भाई। एंड पावर ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करें, पीपुल पनिश बैड गवर्नमेंट। कई बार होता है ना, जो सरकार थी सत्ता में उसने गलत काम किया तो उसके खिलाफ भी समन भेजा जा सकता है, वारंट भेजा जा सकता है, जांच सीट मतलब जांच कराई जा सकती है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल आपको पता है सरकार में रहते रहते जेल गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं भावी चुनाव में, ठीक है। तो समय बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करें डेमोक्रेसी के बारे में, तो एबिलिटी टू करेक्शन या करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, ये बहुत बड़ी पावर है। यानी लोगों जनता के पास में यह आजादी है कि हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करें कि डेमोक्रेसी में हैव ए फ्लॉज, ठीक है, बट इट इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट ensure the participation, it respect the equality and freedom, it improves the time। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है
ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के द्वारा काम करती है। चीजों को समझिए, जज्बात को समझिए। और मैंने जो भी आपके साथ एफर्ट किया है उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे लेक्चर को सुना है और आपका प्यार और स्नेह और मोहब्बत इसी तरीके बना रहे। धन्यवाद।